हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की इस मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में। जो भी इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो भी यानी एक प्रकार से बोले दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने काफी सारी बातों का जिक्र किया जो कि यार काफी बेहतरीन तरीके से किया। और आज भी हम उसी पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में आज फिर से अपनी बात को वहीं पुनः क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। हम लोग अध्ययन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से हम लोग बात कर रहे थे। इसके संदर्भ में हम जो अध्ययन कर रहे थे मैं एक बार रिवीजन मोड में लेना चाहूंगा कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या बातें की थी या आपके साथ में हमने किन सारी बातों का जिक्र किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि हम लोग बात करेंगे इसमें जो भी हमारे प्रशासनिक स्थिति होगी उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में। एंड दूसरा दूसरा इसी में बात करें तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यानी पूरे के पूरे सल्तनत कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सारा हमारा माहौल गर्म हो रहा था, जो कि विभिन्न शासकों के द्वारा अपने अलग अलग कार्यकाल के दौरान में ये सारे के सारे सुल्तान सारा का सारा माहौल अपना गर्म करते थे। ठीक है, एंड अगर इसी में बात करें जो तीसरा हमने बात करनी है, तीसरी जो बात करनी है वो हम लोगों ने बात करनी थी जो कि एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा जो भी हमारी सैनिकों की व्यवस्था थी, यानी सैनिकों के व्यवस्था के संदर्भ में इसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर देंगे जिससे कि हमको अनुमानित हो जाए या अंदाजा लग जाए कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में जो भी हमारे विभिन्न सुल्तान आए विभिन्न वंशों के माध्यम से या अलग अलग वंशों के दौरान में अलग अलग सैनिकों की व्यवस्था हमारे देखने के लिए मिल जाती है अलग अलग सुल्तानों के द्वारा। ठीक है, और इसी में जो हमने जिक्र करना है थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे कि यहाँ की जो भी हमारे न्यायिक व्यवस्था होती है, यानी पूरे के पूरे जो भी दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो भी हमारे शासक आते हैं उनके समय में जो न्याय वगैरह होता था वो कैसे होता था, और न्याय अगर होता था तो क्या इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था होती थी, यानी सुल्तान के पश्चात में क्या अन्य व्यवस्था भी होती थी, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एंड इसी के पश्चात में अगर और जिक्र करना चाहें तो थोड़ा सा जिक्र हम कर देंगे यहाँ के समाज के संदर्भ में, थोड़ी सी बात करूंगा मैं समाज के व्यवस्था के संदर्भ में कि यहाँ का जो भी सारा सिस्टम था, समाज में किस प्रकार के लोग थे, समाज में कितने धर्म हमारे उभर रहे थे, या जो भी सारी व्यवस्थाएं हमने समाज के अंतर्गत में होती थी, हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र आपके समक्ष एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं आज की इस पूरी की पूरी क्लास के माध्यम से। तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहिएगा मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में, और देखते हैं आनंद लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में
कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम चल रहा था ये कब की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम पूरे कार्यकाल की बात करेंगे, यानी 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य में जो भी सारे हमारे सुल्तान आते हैं इसी सारे बीच का वर्णन हम करेंगे। और मैंने इससे पहले की क्लास में भी बोला था कि यार जो भी सारा सिस्टम है, अधिकांश जो भी हमारे सुल्तान थे, अधिकांश जो भी हमारे शासक थे, यानी जो हमारे एक प्रकार से बोले दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे, उन शासकों के द्वारा, उन सुल्तानों के द्वारा या विभिन्न या अलग अलग सुल्ताने के द्वारा अलग अलग व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है उनके शासन काल के दौरान में, क्योंकि अपने अनुसार उन लोगों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया और बाकायदा अपने इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं अपनी एक बुद्धिजीविता के माध्यम से शासन को एक प्रकार से संचालित किया। लेकिन फिर भी अगर हम बोलना चाहें तो अधिकांश सुल्तानों के द्वारा जो है एक ही प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो भी सारी बातें करेंगे वो केवल और केवल हम इन्हीं टॉपिकों को टच करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में जो भी एक प्रकार से बोले तो प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात जो भी हमारे राजनीतिक व्यवस्था थी इसको हम लोगों ने देख लिया था मेरे अनुसार। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। थोड़ी सी जो आज हम बात करने वाले हैं वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही बात करेंगे, यानी एक प्रकार से बोले तो अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने जिक्र किया था। कौन सा जिक्र किया था, इसका भी थोड़ा सा हम रिवीजन मोड में लेते हैं कि इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात किया था वो हम लोगों ने करों की बात की थी कि एक प्रकार से अगर बोले तो पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में मुख्य रूप से जो भी हमारे सुल्तान थे उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो भी हमारा समाज पर, जो भी हमारे जनता पर या जो भी हमारे आम व्यक्ति थे उस समय समाज में, उन पे हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर हमारे या टैक्स लगाए जाते थे। तो उनका भी जिक्र हम लोगों ने किया था इससे पहले की क्लास में। इसी कारणवश मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास को देखने के पश्चात में पहले आप उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। आपको सहजता महसूस हो, जिस कारणवश उस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से उस क्लास का भरपूर आनंद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर के सारी चीजों को सेट करेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे इसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वो आज हम बात करने वाले हैं 2 टॉपिकों को और टच करते हैं इस पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में। और यार इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं, मैंने पहले ही बोला कि अगर किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का किसी भी प्रकार का या किसी भी नगर का अगर हमको अर्थव्यवस्था देखनी है, समाज की व्यवस्था देखनी है या अन्य कोई व्यवस्था देखनी है, प्रॉपरली हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम केवल और केवल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही देखते हैं। अगर हमको किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे तो पहले भी यार ये सारी चीजें होती थी और आज तो काफी सारी चीजें हैं अर्थव्यवस्था को समझने में। पहले हमारा क्या होता था कि जो भी सारा सिस्टम था वो हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड होती थी 2-3 चीजों पर। 2-3 चीजें कौन कौन सी, पहली हमारी कृषि होती थी। यार हम लोग जानते हैं उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मध्यकाल में, प्राचीन काल में इतना हमारा मतलब देश जो है ये डेवलप नहीं था, विकसित नहीं था, जिस कारणवश ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या अधिकांश लोग जो भी हमारे थे समाज में वो क्या करते थे कि कृषि पर ही निर्भर रहते थे। कृषि करके अपने पूरे के पूरे जीवन का निर्वहन करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे और पूरे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे कृषि के माध्यम से। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो आम व्यक्तियों का पेशा हुआ करता था उस समय वो हमारा कृषि ही हुआ करती थी। कृषि पर ही जो भी हमारे व्यक्ति थे वो निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, एक तो अर्थव्यवस्था का साधन ये हो गया।
एंड दूसरा दूसरा अर्थव्यवस्था का साधन हमारा उद्योग हो गया। यानी उस समय या किसी भी समय की बात करें प्राचीन में, तो उस समय यही दो तीन चीजें हमारी हुआ ही करती थी। तो मध्यकाल में भी उद्योगों का प्रचलन थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उद्योग के पश्चात में एक और हमारा होता है जिसकी हम बात करेंगे कि व्यापार करके भी कुछ उस समय के जो भी व्यक्ति थे वो व्यापार के माध्यम से भी एक बेहतरीन अंदाज में अपने पूरे के पूरे जीवन का निर्वहन करते थे, या एक प्रकार से बोले तो अपनी पूरी की पूरी आजीविका चलाते थे और अपने परिवार का एक प्रकार से भरण पोषण करते थे। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। अब ये जो व्यापार था ये भी दो तरीकों का होता था। कैसा? एक हमारा आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। सर्वप्रथम देखते हैं इसी को थोड़ा सा हम जो बात करते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो एक हम लोग बात करेंगे कृषि के संदर्भ में, यानी जो भी सारा सिस्टम था एग्रीकल्चर का वो बात करेंगे। दूसरा इसी में बात करेंगे हम, दूसरी जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडस्ट्रीज के संदर्भ में, यानी जो भी हमारे उद्योग होते थे उद्योग के संदर्भ में भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एंड इसी के पश्चात में पूरे के पूरे मध्यकाल में और जो भी हमारे लोग डिपेंड होते थे वो व्यापार पे डिपेंड होते थे। और यार ये केवल और केवल दिल्ली सल्तनत में ही मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर बात करूं, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन किया, उसके पश्चात में मेडिवल ये हमारी चल ही रही है। तो एंशिएंट से लेकर के यहाँ तक जितने इतिहास का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं अभी तक में हमारी एक स्वयं की बुद्धिजीविता विकसित हो चुकी, ये हम लोग जान चुके हैं। कैसे? क्योंकि यार पूरा का पूरा हिस्ट्री हम लोग अध्ययन करके आगे बढ़ते आ रहे हैं और ये भी देखते आ रहे हैं कि भारत में कब क्या हो चुका है और किस प्रकार की घटनाएं हमारे भारत में किस डेट के अंतर्गत में घटित हुई। तो धीरे धीरे हमारी एक स्वयं की अपनी बौद्धिक क्षमता इस पूरे के पूरे भारत देश के इतिहास के संदर्भ में विकसित होती है कि भारत में किस प्रकार की घटनाएं हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले कौन कौन सी घटनाएं हमारे इस भारत देश के संदर्भ में हो चुकी हैं। तो इसलिए यार धीरे धीरे जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता है, जिस प्रकार से एक प्रकार से बोले ना कि काल आगे बढ़ता है, उस प्रकार से लोग हमारे आते जाते हैं और लोग आते जाते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। और ये भी एक ऐसा काल है कि हम और आप इस भारत जैसे देश में जन्मे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी बाकायदा सिधार जाएंगे और फिर भी विभिन्न प्रकार के लोग आते रहेंगे और भारत जैसे इस धनाढ्य प्रदेश में अपनी सत्ता को स्थापित करते रहेंगे और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा ये पूरा का पूरा जीवन काल अनंत समय तक चलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी सारे सिस्टम है और इस समय का इतिहास भी बाकायदा लिखा जाएगा जो कि आने वाली पीढ़ियां हमारी क्या करेंगी, बाकायदा आज के इतिहास का अध्ययन करेगी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि कृषि के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में जो भी सारा सिस्टम है वो हम लोग देखते हैं। कृषि के संदर्भ में बात करें तो जो भी हमारा सल्तनत काल था उस समय कृषि जो हमारी होती थी उस समय यार क्या अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस समय राजा महाराजाओं का दौर था। राजा महाराजा थे तो उनके पास में हीरे जवाहरात सोने चांदी इस प्रकार की चीजें ज्यादा हुआ करती थी। आजकल तो हम लोग देखते हैं जो भी सारे सिक्के वगैरह चलते हैं, कई प्रकार के सिक्के चलते हैं, सिल्वर टाइप के हो गया हमारा, या अन्य जो भी प्रकार के सिक्के हैं हमारे, नोट हो गई हमारी, यानी जो कि कागजों की विभिन्न मुद्राएं हैं हमारी इस प्रकार की। लेकिन उस समय प्राचीन काल में क्या होता था, मध्यकाल में, कि जो भी हमारे हीरे जवाहरात सोने चांदी मोती वगैरह इस प्रकार का सिस्टम चलता था, जिस कारणवश विभिन्न शासक हमारे भारत देश में आते हैं। बाहरी शासक या बाहरी सुल्तान
और वो हमारे भारत जैसे देश को लूटते हैं, उस पे शासन करते हैं और उसके पश्चात में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं कि ये एक प्रकार से इस्लामिक सत्ता होती है हमारी, जो कि अरेबियन क्षेत्र से, यानी जो भी हमारा सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र है, ईरान, इराक, तुर्की वाला क्षेत्र है, इस साइड से हमारे कुछ मुसलमान आते हैं और अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं भारत के संदर्भ में। वही सत्ता हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से मुस्लिम सत्ता होती है। ठीक है, अभी कोई भी भारतीय शासक हमारे नहीं होता है, ये लोग भारतीय शासकों को हरा करके यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो यार उस समय काफी सारी चीजें थी, हीरे जवाहरात वगैरह, तो उस समय अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी मजबूत थी। ठीक है, क्योंकि यार जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे 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 जानेंगे कि काफी सारे लोग आते हैं इंडिया को या भारत को लूटते भी हैं, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मुगल आते हैं, मुगलों के पश्चात में यार हमारे अंग्रेज वगैरह भी आते हैं, जो कि काफी सारा धन लूट करके यूरोप ले जाते हैं। वो यहाँ पे अपने शासन को क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि यहाँ पे खूब सारा मटेरियल था, खूब सारे धन संपत्ति, हीरे जवाहरात थे, जिस कारणवश अंग्रेजों के द्वारा काफी सारी लूटमार की गई और काफी सारा धन यहाँ से ले जा करके यूरोप में रखा गया और यूरोप को क्या किया गया? विकसित किया गया। यूरोप आज बाकायदा वेल डेवलप्ड कंट्री के तौर पे जाना जाता है इस पूरे की पूरी पृथ्वी पे। ठीक है, तो इसी कारणवश हम ये चीज तो समझ गए कि अर्थव्यवस्था उस समय इसी कारणवश थोड़ा सा मजबूत थी और कृषि भी थी, तो कृषि को लेकर के भी लोग सजग थे। कृषि के द्वारा व्यापार होता था। कृषि के द्वारा व्यापार कैसे होता था? एक थी हमारी कृषि में, हम लोगों ने नाम सुना होगा अधिशेष कृषि का। हम लोगों ने अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री की, तो उसमें यार देखा होगा कि एक शब्द मिलता है अधिशेष कृषि का। अधिशेष कृषि क्या होती है कि जो भी हमारे अनाज या जो भी हमारी फसलें तैयार होती हैं, यानी हमारे खाने के पश्चात में जो भी हमारे अनाज बच जाते हैं, उसी को हम लोग अधिशेष के नाम से जानते हैं और उसको पुनः या तो हम व्यापार करने के लिए रखते हैं, जिसके हम व्यापार करते हैं और इनकम करते हैं, यानी आय प्राप्त होती है तो जीवन का निर्वहन होता है, या उसके पश्चात में एक कंडीशन और बनती है कि उस अधिशेष से हम लोग पुनः कृषि करें, यानी अब की बार के बीजों को रख करके हम अगली बार की जो फसल उपजाएंगे वो इन्हीं पुरानी बीजों से उपजाएंगे, तो इसको अधिशेष कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो इन दो शब्दों को पकड़िएगा, एक अधिशेष पकड़िएगा और एक अधिशेष कृषि पकड़िएगा। ठीक है, तो ये कृषि भी था उस समय काफी समृद्ध था और लोग अधिशेष कृषि किया करते थे। अधिशेष कृषि के साथ साथ में लोग कृषि पर निर्भर तो थे ही, क्योंकि कृषि से इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था हमारा, वो कृषि ही था। कृषि से काफी सारा टैक्स हमको प्राप्त होता था, यानी जो भी सुल्तान थे इस समय, उनको कृषि से काफी ज्यादा टैक्स प्राप्त होता था, जो कि हम लोगों ने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काफी सारे हमारे ऐसे शासक आते हैं जो कि कृषि पर काफी सारा टैक्स लगाते हैं और अपने साम्राज्य को एक मजबूत और सुदृढ़ साम्राज्य बनाते हैं, यानी एक प्रकार से अपने खजाने को बढ़ाते हैं और अपनी एक प्रकार से बोले तो शासन व्यवस्था को और समृद्ध बनाते हैं और टैक्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ जाती है। तो ये अधिशेष कृषि वगैरह भी होती थी। ठीक है, ये था हमारा उद्योग वगैरह। इस समय सल्तनत काल के अंतर्गत में हमारा उद्योग भी हुआ करते थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी, जिसमें से मुख्य रूप से अगर हम उद्योगों की बात करें तो इस समय कपड़ा उद्योग काफी प्रचलन में था। क्या था कि कपड़े बनाने की जो भी हमारी इंडस्ट्रियां थी वो काफी मात्रा में प्रसिद्धि थी और इस कपड़ा उद्योग में सबसे जो प्रसिद्ध हमारा उद्योग था वो था सूती वस्त्र का उद्योग। इस समय सल्तनत काल के अंतर्गत में सूती वस्त्र हमारे ज्यादा बनते थे और सूती वस्त्र ही नहीं, इस समय ऊनी वस्त्र भी बनते थे।
ऊनी वस्त्र के साथ साथ में हमारे लोग इतने टैलेंटेड थे, इतने बुद्धिजीवी थे कि वो लोग क्या करते थे कि एक प्रकार से रंग बिरंगे कपड़ों का एक प्रकार से निर्वहन भी करते थे। तो एक प्रकार से हम यही बोल सकते हैं कि इस समय उद्योगों का प्रचलन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिस कारणवश इस कृषि के माध्यम से भी व्यापार होता था और उद्योग के माध्यम से भी व्यापार होता था, जिससे कि राजा को आय मिलती थी टैक्स के माध्यम से और लोगों की आजीविका एक बेहतरीन ढंग से चल जाती थी इस पूरे के पूरे व्यापार के माध्यम से। व्यापार में व्यापार दो तरीके का, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत में या अंदरूनी क्षेत्र में जो भी व्यापार हमारे आम व्यक्तियों के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते थे उसे हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। एंड इसी के संदर्भ में अगर यही सारे लोग इंडिया के बाहरी क्षेत्रों में व्यापार करते थे या मध्य एशिया वाले क्षेत्र में व्यापार करते थे तो उसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो क्या बोलते हैं, बाह्य व्यापार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सारा का सारा सिस्टम था हमारा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जो कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। ये हमारे कुछ क्षेत्र थे जो कि व्यक्ति या आम नागरिक या जो प्रजाएं हुआ करती थी या जो समाज के लोग थे वो इन क्षेत्रों में कार्य करते थे और इन क्षेत्रों में कार्य करने के पश्चात में जो भी उनको आय प्राप्त होती थी उससे वो अपने जीवन का निर्वहन करते थे और इन्हीं सारे मतलब एक प्रकार से कार्यों पर सुल्तान हमारे टैक्स लेते थे, जिस कारण वह सुल्तान की भी आय बढ़ती थी और उनका जो भी एक प्रकार से सल्तनत था वो काफी समृद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था कि इनकी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार का बदलाव या कितनी मजबूत स्थिति होती है। एक प्रकार से बोले तो किसी भी एक प्रकार से साम्राज्य को या देश को अगर चलाना है या विकसित करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था पे ध्यान जरूर दीजिए। अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होगी, मजबूत होगी तो उस देश का विकास हमारे बड़े ही जोर तोड़ से होगा, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में होगा। इस कारणवश जितने भी सारे हमारे देश हैं इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे वो क्या करते हैं कि अपने अर्थव्यवस्था पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी से अच्छी या बेहतरीन अर्थव्यवस्था हमारी हो सके। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं सैनिकों की व्यवस्था की। सैनिकों की व्यवस्था कैसी थी इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में। सैनिकों की जो व्यवस्था थी एक प्रकार से बोले तो पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में जो हमारे सैनिकों की व्यवस्था थी इस समय यार एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो अलग अलग सुल्तानों के द्वारा अलग अलग सैनिक व्यवस्थाएं हमारे देखने के लिए मिल जाती हैं। अलग अलग क्या, शुरुआत के जो हमारे सुल्तान थे उन लोगों ने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि एक प्रकार से बोले उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया सैनिकों पर, यानी विशेष ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो भी हमारे बाद के शासक आते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार के जो भी सारे हमारे शासक आते हैं वो अपने सेना पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जिससे कि एक बेहतरीन साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो अलग अलग शासकों के द्वारा या अलग अलग सुल्तानों के द्वारा इनके सैनिकों पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पर तो जो भी हमारा सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के अन्य जो भी बाद के शासक आते हैं उनके समय में जो भी सैनिकों की व्यवस्था थी वो चार प्रकार के सैनिक देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से? पहला, चार प्रकार के सैनिक कौन कौन से? पहला सैनिक था हमारा कौन सा? स्थायी सैनिक। कौन कौन से? यानी स्थायी सैनिक के नाम से जानते हैं, स्थायी सैनिक या सेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी और बात करें दूसरा अस्थाई, अस्थाई सैनिक के नाम से जानते हैं। अगर और इसी में बात करें तीसरा इक्तादार, इक्ता
दार सेना के तौर पे भी जानते हैं या इक्तादार सैनिक के तौर पे जानते हैं। एंड अगर इसी में हम लोग बात करें चौथी, तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्वयं सेवक सेना या सैनिक की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के सैनिक हमको पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस प्रकार की सेना का जो प्रावधान है, उस सेना का प्रावधान हमको अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के बाद के जो भी हमारे अन्य सुल्तान आते हैं उनके मध्य में देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल में जितने भी हमारे शुरुआत के शासक होते हैं वो सैनिकों पर उस विशेष प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन या इसके पश्चात के सुल्तान आते हैं वो सैनिकों पर ध्यान देते हैं, जिससे कि उनका साम्राज्य या उसकी सेना एक मजबूत सेना के तौर पे उभर करके आती है। देखते हैं एक एक करके इसमें कि हमारी स्थायी सेना क्या होती है, अस्थायी क्या होती है, एंड इक्तादार क्या होता है, एंड स्वयंसेवक होता क्या है। स्थायी सेना ऐसी सेना होती है जो कि एक प्रकार से हमेशा और हमेशा के लिए सुल्तान के लिए कार्यरत होते हैं, या सुल्तान के जो भी सारा कार्य करेगा वो सेना को करना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा के लिए इनको रखा जाता था। जैसे जैसे एक प्रकार से बोले तो स्थायी सेना उसको बोलते हैं जैसे कि उस समय सुल्तान हमारे वैकेंसी निकालते थे कि वैकेंसी निकाला, उनपे हमारा सैनिकों की भर्ती की गई, और जब युद्ध वगैरह होता था तो उन सैनिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए बोला जाता था, और जब युद्ध वगैरह समाप्त हो जाते थे तो उनको पुनः उनके एक प्रकार से बोले तो जिस प्रकार से आम ड्यूटी लग जाती है, आम कार्यों के लिए रोजमर्रा के जो भी हमारे कार्य होते हैं सुल्तान के संदर्भ में, या सुल्तान जो भी सारे कार्यों के लिए बोलेंगे उन सैनिकों से वो सारे कार्य वो सैनिक करेंगे। तो एक प्रकार से ये हमेशा होते हैं, जब युद्ध होगा तो युद्ध के लिए कार्य करेंगे, आक्रमण वगैरह करेंगे, और जब युद्ध वगैरह नहीं होगा सुल्तान के संदर्भ में तो आम ड्यूटी लगा करके इनसे छोटे मोटे कार्य इनसे लिया जाता था। इसी को हम लोग स्थायी सेना बोलते थे या स्थायी सैनिक बोलते थे। और एक प्रकार से अस्थायी सैनिक, इनको कब लिया जाता था, इनको केवल और केवल युद्ध के समय लिया जाता था, कि जब भी सुल्तान को ऐसा लगता था कि अब हमको किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करना है, या हमारे क्षेत्र पर किसी भी सुल्तान के द्वारा आक्रमण हो गया है, तो क्या होगा कि ये अस्थायी सेना की वैकेंसी निकालते थे या चयन करते थे कि युद्ध के समय ही केवल और केवल इन सैनिकों से कार्य लिया जाएगा, उसके पश्चात में पुनः इनको छोड़ दिया जाएगा कि आप जिस प्रकार से युद्ध के पहले अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे, अब वो चाहे जिस प्रकार से हो, खाली बैठ करके कर रहे थे, हमसे कोई मतलब नहीं, कृषि करके कर रहे थे, हमसे कोई मतलब नहीं, व्यापार करके कर रहे थे, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको केवल और केवल मतलब है तो जब हमने युद्ध होगा तो हम आपको भर्ती करेंगे, और युद्ध समाप्ति के पश्चात में हम आपको छोड़ देंगे, आप अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, मोह माया की दुनिया में फंस सकते हैं, खेती बाड़ी अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक प्रकार से अस्थायी सेना। एक थी हमारी इक्तादार सेना। इक्तादार सेना हम उनको बोलते हैं कि जो प्रांतों में, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि प्रांतों में हमारे सूबेदार, या एक प्रकार से बोले इसी इक्ता को प्रांत या राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूबेदार या जो सरदार वगैरह शासन करते थे, इनके द्वारा भी कुछ सैनिकों का चयन किया जाता था, या इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में ये लोग क्या करते थे कि कुछ सैनिकों की भर्ती करते थे। इसी को हम लोग इक्तादार सैनिक के नाम से जानते हैं कि इक्तादार के द्वारा जो भी सैनिक हमारे सेना में भर्ती किए जाते थे उन्हीं को इक्तादार सेना के नाम से जानते हैं। और जब राजा के संदर्भ में कोई भी कार्य होता था, चाहे वो युद्ध के संदर्भ में हो या किसी अन्य कार्य को लेकर के हो, तो ये इक्तादार उन सेनाओं को भेजते थे सुल्तान के पास में कि आप लोग जाइए, वहां सुल्तान के पास में ये कार्य है,
इस कारणवश आपको हम लोग यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं कि जब भी कभी सुल्तान को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आपको वहां पे भेजेंगे। तो इक्तादार के द्वारा जो भी सैनिक सेना में भर्ती किए जाते थे उन्हीं को हम लोग इक्तादार सेना या सैनिक के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात में लास्ट आता है स्वयंसेवक सैनिक। ये स्वयंसेवक सैनिक एक प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिकांश हुआ करते थे। जब भी कभी सुल्तान, हम लोग जानते हैं कि इस समय मुस्लिम सत्ता थी हमारी, तो मुस्लिमों का बोलबाला ज्यादा था। अभी समाज की स्थिति में देखेंगे, ठीक है। क्या था कि जब भी कभी हमारे सुल्तान हिंदुओं के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध अगर हिंदुओं के संदर्भ में करते थे या संघर्ष वगैरह करते थे, तो उस समय उन्हीं क्षेत्रों में जो भी हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो अपने आप से स्वयं में क्या होते थे कि सुल्तान के पक्ष में आकर के या सुल्तान की जो सेना हुआ करती थी उसमें वो लोग शामिल हो जाते थे स्वयं से, और हिंदुओं के प्रति जो संघर्ष होता था सुल्तानों का, उस संघर्ष में वो मुस्लिम भाग लिया करते थे अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार। इस कारणवश इसको हम लोग स्वयं सेवक सैनिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि सैनिकों की जो व्यवस्था थी पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 4 प्रकार की सैनिक देखने के लिए मिल जाते हैं, और बेसिकली इन 4 प्रकार के सैनिकों में हमारी 3 सेनाएं हुआ करती थी। 4 प्रकार के सैनिक, और इन सैनिकों को 3 भागों में बांटा गया था। कैसा, यानी स्थायी में भी 3 प्रकार के, अस्थायी में भी 3 प्रकार के, इक्तादार में भी 3 प्रकार के, और स्वयं सेवक में भी 3 प्रकार के। हम लोग केवल अगर एक समझ लेते हैं तो सारी चीजों का मटेरियल हमने समझ में आ जाना है। देखते हैं इसी में 3 प्रकार के कौन कौन से। तो एक था इसमें हमारा पैदल सेना, पैदल सेना। दूसरा था हमारा कौन सा, दूसरा इसी में बात करेंगे घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा जो बात करने वाले हैं, तीसरी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गज सेना की। किसकी, गज सेना की बात करेंगे, यानी जो हाथियों की सेना हुआ करती थी। हम लोग यार बेसिकली अगर आज भी किसी भी एक प्रकार से कोई मूवी वगैरह देखते होंगे या एक प्रकार से कोई भी ऐतिहासिक सीरियल वगैरह देखते होंगे, तो उसमें हम लोग देखते होंगे कि कई प्रकार की सेनाएं हमको दिखाई जाती हैं या दर्शाई जाती हैं। बेसिकली उसमें पैदल सेना भी होती है जो कि उस समय की सबसे विशाल सेना होती थी, और सबसे बड़ी सेना जो होती थी वो पैदल सेना ही होती थी, ठीक है। इसी के पश्चात में दूसरी होती थी घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना के पश्चात में गज सेना। विशेष रूप से जो महत्व दिया जाता था वो घुड़सवार सैनिकों को ज्यादा दिया जाता था। क्यों, क्योंकि यार ये जिस भी क्षेत्र में जाते थे काफी तेज गति से जाते थे, और एक बार अगर ये भगदड़ मचा देते थे तो उस क्षेत्र पर या किसी भी क्षेत्र पर अगर भगदड़ मचाया तो फिर यार माहौल गर्म हो जाता था। इस कारणवश घुड़सवार सेना को विशेष महत्व दिया जाता है, और इसको अभी हम लोग देखेंगे कि घुड़सवार सेना की एक विशेषता भी थी। कौन सी, कि दशमलव प्रणाली की विशेषता थी। इसको भी याद रखिएगा, घुड़सवार सेना की एक विशेषता थी। कौन सी विशेषता, ये थी दशमलव प्रणाली की। दशमलव प्रणाली के अनुसार इन घुड़सवारों पर हमारा एक पद बनाया जाता था। जैसे दशमलव प्रणाली यानी 10 घोड़ों या 10 सैनिकों के ऊपर एक पद बनाया जाता था, यानी सैनिकों का संगठन और सैनिकों का पद किसके अनुसार बनाया जाता था, दशमलव प्रणाली के अनुसार। किसके शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत में। और ये एक प्रकार से व्यवस्था थी जो कि घुड़सवारों के संदर्भ में बात करती थी। जैसे कि एक प्रकार से बोले तो 10 हमारे घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं तो 10 सैनिक भी उस पर सवार होंगे। इन्हीं 10 सैनिकों पर या इन्हीं 10 घुड़सवारों पर एक पद बनाया जाएगा जिसको हम लोग एक सरेखेल के नाम से जानते हैं। और यही जो हमारा 10 घुड़सवार पर एक पद बनाया जाता था किसी भी प्रकार का,
उसी को दशमलव प्रणाली बोलते हैं। और कौन कौन से पद बनते थे उसको देखते हैं कि अगर 10 घुड़सवार हैं, क्या है कि 10 हमारे घुड़सवार हैं, तो इन 10 घुड़सवारों पर क्या होता था, 10 घुड़सवारों पर एक हमारा सरेखेल नाम का पद बनाया जाता था। सरेखेल नाम का पद बनता था। मैंने अभी बोला इन्हीं 10 के ऊपर एक पद बनता था, ठीक है। इसी को दशमलव प्रणाली बोलते हैं। दशमलव प्रणाली के अनुसार ही घुड़सवारों के सैनिकों का या पद का चयन किया जाता था। इसी के पश्चात में 10 सरेखेल पर 10 सरेखेल पर हमारा एक सिपह सलार नाम का पद बनाया जाता था, जो कि ये भी घुड़सवार का ही था, ठीक है। एक सरेखेल पर 10 सरेखेल पर एक सिपह सलार का पद बनता था और 10 सिपह सलार पर क्या बनता था, 10 सिपह सलार पर एक अमीर का पद बनता था। एक अमीर का पद हमारे बनता था और 10 अमीर पर एक मलिक का पद बनता था और 10 मलिक पर हमारा एक खान का पद बनता था, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है कि दशमलव प्रणाली के अनुसार ये जो हमारी घुड़सवार सेना थी, इस घुड़सवार सेना पर यानी 10 पर एक पद बनता था, जिसमें कि 10 घुड़सवार होंगे तो हमने लोगों को एक सरेखेल नाम का पद बनता था। 10 सरेखेल होंगे तो एक सिपह सलार का पद बनता था। 10 सिपह सलार होंगे एक अमीर का पद बनता था। 10 अमीर होंगे एक मलिक का पद बनता था। 10 मलिक होंगे एक खान का पद बनता था। यार अगर इस प्रकार से समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आता तो और अच्छी बात है। आज वर्तमान की स्थिति में जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे छोटे लेवल पे क्या होता है, जमींदार होता है या सिपाही वगैरह होता है या हवलदार वगैरह होता है, इस प्रकार से। उसके ऊपर कौन सा होता है, असिस्टेंट या एएसआई होता है। उसके पश्चात में एसआई होता है। उसके पश्चात में इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के पश्चात में फिर इसी प्रकार से हमारी रैंक बढ़ती जाती है, जिससे कि पदों की उन्नति हमारे होती है। इसी प्रकार से उस समय भी पद बनाए गए थे, जो कि इस प्रकार के पद थे घुड़सवारों के। इसके पश्चात में गज सेना होती है। ये भी किसी भी किले को तोड़ने के लिए या किसी भी सेना में भगदड़ मचाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए गज सेना भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती थी, किसी भी सुल्तान की सेना के संदर्भ में, ठीक है। तो इनको भी हमने याद रखना है कि 4 प्रकार के सैनिक थे और इन 4 प्रकार के सैनिकों को तीन सैनिकों में डिवाइड किया गया था। यही अस्थाई में, यही इक्तादार में, यही इन सारी चीजों में होता था, ठीक है। इसके पश्चात में ये थी हमारी पूरी की पूरी सैनिक व्यवस्था पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की। इसके पश्चात में बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में कि न्याय की व्यवस्था पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में कैसी थी या कैसी हुआ करती थी। यार इस समय हम लोग जानते हैं कि राजतंत्र का दौर होता है, लोकतंत्र हमारा था नहीं कि जैसे आज वर्तमान की स्थिति में अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय के लिए हमारी एक अलग व्यवस्था की गई है, जो कि एक प्रकार से बोले तो त्रिकोणीय टाइप में है। त्रिकोणीय टाइप में कहने से तात्पर्य ये है कि पहले हमारा एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार की व्यवस्था न्याय के संदर्भ में अलग अलग मतलब चीजों के लिए या अलग अलग जो भी सारा सिस्टम है देखने के लिए मिल जाता है, वो न्याय के संदर्भ में या मुकदमे के संदर्भ में हो सकता है, ठीक है। ये है हमारे वर्तमान की स्थिति। लेकिन उस समय मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो भी हमारा सिस्टम था न्याय के संदर्भ में, वो सिस्टम था हमारा राजतंत्र के दौर पर। जो भी सारा निर्णय हमारा लिया जाता था न्याय के संदर्भ में, वो राजा या सुल्तान ही लेता था। किसी प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति हमारा न्याय के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता था। कोई भी व्यक्ति अगर फरियाद लेकर के आता था
या कोई भी व्यक्ति किसी के संदर्भ में भी होता है ना कि रिपोर्ट वगैरह, आजकल थाने वगैरह हो गए हैं जहां पे लोग फरियाद लेकर के जाते हैं, लोग सुनते हैं, उसके बाद में हमारा एफआईआर वगैरह होती है, उसके पश्चात में केस वगैरह बनता है, तो उसके पश्चात में कहीं मुकदमा चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा राजतंत्र में भी होता था, कोई फरियाद लेकर के आता था तो उसको एक डेट दी जाती थी कि आप इस डेट को आइए, हम निर्णय सुना देंगे। तो पूरा का पूरा ओवरऑल एक प्रकार से अगर हम लोग बोलना चाहें तो न्याय व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु था वो हमारा शासक अर्थात सुल्तान ही हुआ करता था। अब वो हमारे न्याय कई प्रकार के हो सकते थे, यानी धर्म से रिलेटेड या धार्मिक कांडों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि मामला आ गया तो उसके लिए एक अन्य विभाग बनाया गया था। उस विभाग की सहायता से या उस विभाग की सलाह से शासक या सुल्तान क्या करते थे, निर्णय सुनाते थे इस प्रकार के धार्मिक कांडों के संदर्भ में, जो कि हमारा शुद्र उस सुदूर के नाम से जानते हैं, सद्र उस सुदूर, और एक काजी नाम का भी पद बनाया जाता था जो कि एक प्रकार से धार्मिक सलाह देता था या धार्मिक सहायता प्रदान करता था सुल्तान को। तो ये दो प्रकार के हमारे धार्मिक कांडों के संदर्भ में ये दो प्रकार के हमारे पद थे जो कि राजा को या सुल्तान को सहायता प्रदान करते थे। सुल्तान उसके पश्चात में हमारा निर्णय लेता था। इसी के पश्चात में अन्य कोई हमारे न्याय की व्यवस्था होती थी तो उसके लिए तो यार हमारा काजी उल कुजात नाम का विभाग बना ही था जो कि एक प्रकार से सुल्तान की सहायता करता था न्याय के संदर्भ में किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि न्याय की व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होता है मध्यकाल में या दिल्ली सल्तनत में, वो हमारा सुल्तान ही होता है। ठीक है, इसी के पश्चात में सुल्तान के पश्चात में कुछ छोटे छोटे हमारे न्यायालय भी बनाए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, या जहां पे हमारा एक एक हफ्ते में या अन्य या और 15 दिन में हमारा सुल्तान बैठता था वहां पे, और लोग जो फरियाद लेकर के आते थे उनको वो बोल देता था कि इस दिन हम यहाँ पे बैठने वाले हैं न्यायालय में और यहाँ पे हमारा निर्णय लिया जाएगा। और सुल्तान का निर्णय ही उस समय सर्वोच्च निर्णय होता था, जिस समय आज वर्तमान की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारा सर्वोच्च निर्णय होता है। सेम उसी प्रकार से मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में हमारा जो भी विभिन्न शासक आते हैं उन सुल्तानों के द्वारा हमारा सर्वोच्च जो हमारा निर्णय माना जाता था पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में, वो हमारा सुल्तान को ही माना जाता था। तो न्याय व्यवस्था के संदर्भ में ज्यादा हमने याद कुछ नहीं रखना, इसी को याद रखना है कि पूरे के पूरे न्याय का जो केंद्र था वो हमारा एक प्रकार से बोले तो सुल्तान ही हुआ करता था। इसको हमने याद रखना है। और इसी के पश्चात में लास्ट जो हम जिक्र करें वो समाज के संदर्भ में बात करेंगे। समाज के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें हम दो तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे इस समय दो तीन संप्रदाय हमारे ज्यादा उभर रहे थे, दो संप्रदाय ज्यादा थे। एक थे हमारा हिंदू संप्रदाय, यानी इस समय हमारा एक था हमारा हिंदू संप्रदाय इस समय था, और दूसरा था हमारा कौन सा, मुस्लिम संप्रदाय। यानी इस समय हमारे ये दो संप्रदाय अधिकतर रूप से देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इस समय भी अधिकांश जो हिंदू थे वे जो कि भारतीय क्षेत्र में पहले से ही थे, उन लोगों ने सुल्तान के मतलब एक प्रकार से बोले सुल्तान उनको क्या करता था कि एक प्रकार से मोटिवेट करता था या एक प्रकार से उनपे बंदिश डालता था या एक प्रकार से उनपे एक प्रकार से जो भी बोलना चाहे कि जबरदस्ती करता था कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए, क्योंकि इस्लामिक सत्ता थी, इस्लामों का बोलबाला ज्यादा था। इस कारणवश जो भी इस समय के या इस सल्तनत के हिंदू थे वो इस्लामिक सत्ता को कबूल करते हैं, जिस कारणवश यहाँ पे दो प्रकार के मुस्लिम भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक थे हमारे तुर्क मुस्लिम जो कि बाहर से आते हैं। मुस्लिम हमारे दो प्रकार के, एक थे हमारे बाहरी मुस्लिम जो कि हमारे तुर्क मुस्लिम थे यानी तुर्क मुसलमान थे, एंड दूसरा था हमारा इसमें भारतीय मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम के तौर पे जानते हैं।
भारतीय मुस्लिम, वही हमने बोला कि पहले ये हिंदू थे, लेकिन सुल्तान के बंदिशों के पश्चात में ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। बाहरी मुस्लिम, तुर्क मुस्लिम जो कि बाहर से आते हैं और सुल्तान भी बाहर से ही आते हैं। तो इस समय बाहरी मुस्लिमों का बोलबाला या इनके संदर्भ में सुल्तान काफी अच्छे अच्छे कार्यों का निर्वहन किया करते थे। इनका संरक्षण ज्यादा अच्छे से किया करते थे, बाकायदा भारतीयों मुस्लिमों की तुलना में, ठीक है। और उनपे थोड़ा सा बंदिशें, जोर जबरदस्ती, ये सारी चीजें ज्यादा हुआ करती थी और उनपे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। और एक प्रकार से बोले तो मुस्लिमों में भी ये चाहे बाहर से जो आते थे, इसमें भी एक प्रकार से बंदिश का दौर देखने के लिए मिल जाता है, यानी आपस में ही मतभेद देखने के लिए मिल जाता है इन मुस्लिमों के संदर्भ में। क्योंकि हमारे मुस्लिमों में भी हम लोग जानते हैं कि एक शिया वर्ग था और एक सुन्नी वर्ग था। तो ये जो इस समय दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे, ये सुन्नी मुस्लिम थे। तो एक प्रकार से सुन्नी और शिया के बीच में भी मतभेद का भाव देखने के लिए मिल जाता था मुस्लिम वर्ग में, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारी मुस्लिमों की। और हिंदू संप्रदाय में बात करें तो हिंदू संप्रदाय भी इस समय कई उपजातियों में बट जाता है। हिंदुओं को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हिंदू में जो भी हमारी जातियां आती हैं वो भी कई उपजातियों में बट जाती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो भी धर्म थे या जातियां थी वो 4 प्रकार की ही थी, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन 4 प्रकार के अलावा भी हिंदू वर्ग में कई उपजातियों को भी बांट दिया था इन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने, ठीक है। तो ये हिंदू संप्रदाय के लोगों की स्थिति थी समाज में। और अगर बात करें समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, 2 बातों को और याद रखेंगे। समाज में यानी पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, समाज में महिलाएं हमारी किस प्रकार का जीवन का निर्वहन करती थी, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और एक जिक्र हम यहाँ पे और करेंगे कि यार राजा महाराजाओं के दौर में हम लोग देखते हैं कि दास वगैरह ज्यादा होते थे, दास वगैरह होते थे। हम लोग यार किसी भी प्रकार का कोई ऐतिहासिक सीरियल अगर देखते हैं या किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं हमको बाकायदा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है कि दास हमारे क्या होते हैं, किस प्रकार के दास हमारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दासों की स्थिति देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सुल्तानों के बीच में रह करके उनके सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं। सबसे पहले महिलाओं के स्थिति की बात करते हैं। समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में, वो बड़ी ही कमजोर स्थिति थी, या एक प्रकार से बोले तो बड़ी ही खराब स्थिति थी। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि इससे पहले हम लोगों ने राजपूतों का अध्ययन किया था। राजपूतों में जो हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उनके शासन काल के दौरान में राजपूतों की स्थिति में हम लोगों ने बात की थी कि समाज में 2 प्रकार की प्रथाएं हमारी महिलाओं के संदर्भ में प्रचलित थी। एक थी हमारी सती प्रथा और दूसरा हमारा एक प्रकार से बोले तो सती प्रथा और एक प्रथा हमारी और थी जौहर प्रथा, ठीक है। ये 2 हमारी प्रथाएं थी महिलाओं के संदर्भ में प्रचलित थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा ये दिल्ली सल्तनत के शासक आते हैं, इस पूरे के पूरे सल्तनत काल के दौरान में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बड़ी ही निर्मम या बड़े ही निर्दयी या बड़ी ही खराब स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। यानी राजपूतों से भी खराब स्थिति देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं का दौर, इनके शौक निराले होते थे, शौक निराले होते थे, बाकायदा गाना बजाना और मुजरा करते थे, मुजरा का आनंद लेते थे, गजल वगैरह करते थे, ठीक है। शबाब और शराब दोनों का आनंद लेते थे राजा महाराजा किले में बैठ करके, ठीक है। तो क्या होता था कि इस समय महिलाओं की जो स्थिति थी उनको केवल और केवल एक समय से बोले तो उनको केवल और केवल एक उपभोग की चीज ही मानी जाती थी कि इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में शासकों या सुल्तानों का मानना था कि जो महिलाएं हैं या जो स्त्रियां होती हैं वो केवल और केवल एक प्रकार से पुरुषों का
दिल बहलाने के लिए होती है, या पुरुषों के उपभोग की वस्तु हमारी जो चीज है वो है महिला। ठीक है, तो ये हमारी महिलाओं की स्थिति थी। और विशेष रूप से हमको महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करें तो पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में एक ही महिला हमारी पूरे के पूरे महिला वर्ग की सीमा को तोड़ करके आगे निकलती है, जो कि आगे जाके शासक बनती है। हम लोगों ने नाम सुना होगा रजिया सुल्तान का। ठीक है, तो वो महिलाओं की सीमा को तोड़ करके समाज में थोड़ा सा आगे बढ़ती है। बाकी और जो महिलाओं की स्थिति थी वह बड़ी ही निर्मम स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। दासों के स्थिति की बात करें तो इनको केवल दासों के तौर पे ही ना देखा जा करके इनको विभिन्न प्रकार के इनको पद दिया जाता था। इनकी योग्यता के अनुसार, इनकी काबिलियत के अनुसार सुल्तान इनको क्या करते थे, विभिन्न पदों पर नियुक्त करते थे और दासों की तरह तो इनका प्रयोग किया ही जाता था। हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन किया कि फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दास हमारे रखे जाते थे, जो कि पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अंतर्गत में सबसे ज्यादा जो दास हमारे देखने के लिए मिलते हैं वो केवल और केवल एक ही सुल्तान था, जिसको हम लोग फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। और इसको दासों से इतना लगाव था कि इसने दासों के रख रखाव के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया और इस विभाग को हम लोग दीवान ए बंदगाह के नाम से जानते हैं, जहां सारे दासों को रखा जाता था और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन दासों की देखरेख की जाती थी। फिलहाल में जितने भी हमारे शासक आते हैं बाहरी क्षेत्र से दिल्ली सल्तनत पर सत्ता को स्थापित करते हैं, ये अपने साथ में दासों को लेकर के भी आते हैं और यहाँ पे भी दासों को विकसित करते हैं, जिस कारणवश दासों में विशेष महत्व देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा समाज था कि दिल्ली सल्तनत में समाज कैसा था, महिलाएं कैसी थी और कौन कौन से हमारे संप्रदाय थे, मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग या अन्य कोई वर्ग भी हमारे थे, तो कौन कौन सी सारी चीजें थी, उन तमाम सारी बातों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर उठता है आपके मन में तो आप लोग यार कमेंट क्वेरी करेंगे, हम लोग वहां से भी आपके उन सारे प्रश्नों का या आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये था पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का हमारा जो भी सारा माहौल था ये था। इसके लिए इसके पश्चात में दिल्ली सल्तनत पे हम लोग 1 या 2 क्लास और अटेंड करेंगे, जिसमें हम लोग ओवरऑल पूरी स्थिति की बात करेंगे कि हमारी कुछ कलाओं की बात करेंगे और कुछ साहित्यों की बात करेंगे, जो कि आगे चल के हमको आर्ट एंड कल्चर में भी अध्ययन करना होगा, यानी कला एवं संस्कृति में, कि इन सुल्तानों के द्वारा पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार के कलाओं का निर्माण किया गया। वो हमारे स्थापत्य कला भी हो सकते हैं और अन्य कला भी हमारे वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और 1 से 2 क्लास और अटेंड करेंगे। इसके पश्चात में ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। ठीक है, तो रिवीजन करते चलिएगा और सारी चीजों का आनंद लेते चलिएगा और एक बार भरपूर हम लोग क्या करेंगे, इतिहास का अध्ययन एक बार अगर कर लिया, एक अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई तो किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। ठीक है, केवल और केवल हमने क्या करना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है। जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोग केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय